नमस्कार, मैं जगविंदर पटियाल आज के पब्लिक इंटरेस्ट के साथ हाजिर हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के नूह में। आज का पब्लिक इंटरेस्ट शो स्टूडियो से नहीं होगा। आज का शो मौकाए वारदात से होगा। उस मौकाए वारदात से जिसमें कल से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल गया। मेरा आपसे वादा था कि मैं आपको ग्राउंड पर लेकर जाऊंगा। ये आपका शो है और ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा फोटे है। सिग्नेचर स्टोरी में मेवात हिंसा के जख्मों की बात होगी। सरकार के सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे। हिंसा के बाद हरियाणा में क्या कुछ बदला है और कब तक कैद रहेगी कर्फ्यू के अंदर ये जिंदगी, इस पर पूरी चर्चा आज करेंगे। अब से थोड़ी ही देर पहले मैं इस मंदिर में गया जहां हिंसा के दौरान कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागकर छिपना पड़ा। गोलियों और पथराव के बीच दहशत की पूरी कहानी हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी में दिखाएंगे। क्या एक धार्मिक यात्रा ही इतनी बड़ी हिंसा के लिए जिम्मेदार है? मैंने इस सवाल की पूरी पड़ताल की। यकीन मानिए, मेवात नफरत के ढेर पर काफी पहले से बैठा हुआ था। बयानों की चिंगारी ने कैसे बवाल का बारूद सुलगा दिया, फैक्ट फाइंडिंग में ये पूरा खुलासा करेंगे। जैसा देख रहे हैं, नूह में कर्फ्यू है, लोग घरों में हैं, लेकिन हिंसा का आफ्टर इफेक्ट दिल्ली के पास गुरुग्राम तक पहुंच गया है। लगातार 2 दिन से यहां लूटपाट की खबरें आ रही हैं। सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में गुरुग्राम और सोहाना रोड वाले हिंसा के रूट की भी पड़ताल करेंगे। आज अंतरिक्ष की दुनिया से शानदार खबर आई है। हमारा चंद्रयान मिशन अब चांद की ऑर्बिट की तरफ बढ़ गया है। करोड़ों देशवासियों का सपना परवान चढ़ रहा है। यह खबर मिस मत करिएगा। अभी यहां कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है, तनाव भरी चुप्पी पसरी हुई है। लोग अपने घरों में हैं। कुछ दिन सब असामान्य रहने वाला है। स्कूल, दफ्तर, बाजार और अस्पताल। हिंसा फिलहाल यहां खत्म हो गई है, पर गुरुग्राम के इलाकों में फैल रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे दिमाग में कौंध रहे हैं और जाहिर है आपके दिमाग में भी होंगे। ऐसा कैसे कि सार्वजनिक जगहों पर इतनी भीड़, इतने पत्थर, इतने हथियार इकट्ठे हो रहे थे और कानून के हाथ अपना काम नहीं कर पाए? कैसे एक समुदाय के जुलूस को दूसरे समुदाय की आबादियों की तरफ जाने दिया गया और पहले से ये सब जो हुआ उसमें सावधानी होनी चाहिए थी, वो सावधानी क्यों बरती नहीं गई? इन सब मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन पहले नूह के हालात दिखा देता हूं। जली हुई गाड़ी, पथराव के निशान, आगजनी और हिंसा के गहरे जख्म। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। सब कुछ जलकर राख हो गया। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर नफरत की एक छोटी सी चिंगारी उठी, पूरे शहर को चपेट में ले लिया। हरियाणा का मेवात जलने लगा, झुलसने लगा। सोमवार को एक धार्मिक यात्रा के बाद बवाल मच गया। नूह जिला 2 समुदायों के बीच हिंसा की चपेट में है। कल तक जहां चहल पहल थी, वहां सन्नाटा है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां कारों का पूरा कब्रिस्तान है। दंगाइयों ने कुछ भी तो नहीं छोड़ा, सैकड़ों गाड़ियों को फूंक डाला। जो दंगाई थे वो उग्र थे और शोभा यात्रा पर हमला कर रहे थे। जो श्रद्धालु थे वो किसी तरीके से यहां से जान बचाकर वापस मंदिर के प्रांगण की तरफ भागे। आप देखिए यहां पर जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको जली हुई गाड़ियों का अंबार नजर आएगा। 1-2 नहीं, यहां पर 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कार में पुलिस वाले की टंगी हुई ये वर्दी नूह के हालात बयां करती है। दंगाइयों के सिर पर जैसे खून सवार था। साइबर थाने को भी नहीं बख्शा। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है। इस बुरी तरह से तोड़ा गया है कि कहीं कोई निशान तक ना रह जाए, ये कोशिश थी। देखिए इस गाड़ी का हाल देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है और यही हाल आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये दूसरी गाड़ी है, एक के बाद दूसरी गाड़ियों का सिलसिला है। इसको भी इस तरह से तोड़ा गया है कि गाड़ी आगे से पूरी पिचक गई है और किस तरह से पुलिसकर्मियों ने अपनी यहाँ जान बचाई होगी, ये देख करके ही समझा जा सकता है।
सोमवार के हिंसा के बाद बवाल अब भी जारी है। दुख की बात यह है कि हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और दूसरे लोग घायल हो गए। हालात को देखते हुए नूह में 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट बंद रहेगा। हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात हैं। रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत समेत 6 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। नूह में 10वीं और 12वीं क्लास की 1 और 2 अगस्त को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई। हिंसा के बाद पुलिस और राज्य सरकार ने मोर्चा संभाला। पूरे दिन मीटिंग्स का दौर जारी रहा। पुलिस वालों ने मार्च निकाला। सीनियर अधिकारी नूह पहुंचकर कैंपिंग की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से तफ्तीश हो रही है। सीएम साहब कहते हैं हिंसा सुनियोजित थी। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या सामने निकल करके आया है? जी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस वक्त। अब जिस तरीके से ये पूरी की पूरी हिंसा हुई, मैम इसमें क्या लगता है कि सोची समझी साजिश थी किसी की? ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसमें आगे तथ्यों के अनुसार आगे कोई बात कही जाएगी। कितने लोग अभी तक घायल हुए और कितने लोग मारे गए हैं? 3 की डेथ की खबर है हमारे पास में, कंफर्म है 3 डेथ हैं, 2 पुलिस वाले, 1 सिविलियन है। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा की हिंसा का असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ा है। राजस्थान के भरतपुर में अलर्ट जारी है। यहाँ 4 इलाकों में इंटरनेट बंद है। यूपी के कई जिलों में भी प्रशासन अलर्ट हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मेवात में हिंसा पर ब्रीफिंग ली है। गवाही की जो तस्वीरें आपने इस रिपोर्ट में देखी, उसे थोड़ी देर पहले मैंने भी रिविजिट किया। दंगाइयों ने साइबर क्राइम थाने में जाकर तोड़फोड़ क्यों की, दीवार क्यों तोड़ी, किस तरह 3 किलोमीटर के दायरे में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे। हिंसा कहां भड़की और उसकी गाज कहां गिरी, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे वो बड़ी बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जली हुई बस में, एक बस में, ऐसी बहुत सी बसें हैं, एक बस में जो मेवात हिंसा की भेंट चढ़ी है। स्कूल की बस रख ली है, पीले रंग की है। 1 अदद गाड़ी, 1 घर, ये हर भारतीय का सपना होता है। लेकिन उन गाड़ियों की इस हिंसा में क्या हालत हुई, तकरीबन 80 गाड़ियों को कैसे आग की भेंट किया गया, आप इस यार्ड को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो हिंसा में जलने के बाद पुलिस ने यहां नूह के बस अड्डे पर लाकर डंप कर दी हैं। ये तो सिर्फ एक तस्वीर दिखाने लायक है। देखिए गाड़ियों का इंजन ही अलग हो गया, दरवाजे अलग हो गए, टायर की तो खैर औकात ही क्या रह जाती है इतनी हिंसा में। मोटरसाइकिल देखिए किस तरह से नीचे धंसे पड़े हैं, हर तरफ काले टूटी फूटी गाड़ियां। ये देखिए बड़ी बस थी, इस बस को देखिए, ये जैसे टूरिस्ट बस होती है वो जा रही होगी, ये चपेट में आ गई। हरियाणा नंबर की ये बस है, ज्यादातर गाड़ियां हरियाणा नंबर की हैं। हरियाणा नंबर की बस है, ये प्राइवेट बस है, इसके तो अंदर भी जा पाना मुश्किल है। सो बड़ा सवाल ये है, ये आधा ट्रक है, ये जल गया है, ये रास्ते में चपेट में आ गया होगा। तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर का रास्ता था जिसमें ये सारी गाड़ियों को जलाया गया और 80 से 100 गाड़ियां बताई जा रही हैं, 80 से 100 गाड़ियां बताई जा रही हैं जिनको आग की भेंट किया गया है। इस बस का रूट था दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, यानी नूह होते हुए इस बस को सवारियों को लेकर पहुंचना था अलवर, लेकिन इसकी मंजिल यानी इसका फाइनल डेस्टिनेशन हो गया नूह का साइबर पुलिस स्टेशन। दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने, भीड़ ने हिंसा और आगजनी के बीच इस बस को खुद ड्राइव करते हुए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भिड़ाया। तस्वीरें साफ हैं, बस में तोड़फोड़ हुई है, लेकिन ये बस गिरी कहां पे, ये बस अटकी कहां पे आके, ये देखिए, ये साइबर पुलिस स्टेशन है और ये इसकी दीवार थी। यानी साइबर पुलिस स्टेशन को लेकर भी काफी गुस्सा और नाराजगी लग रहा है। इसकी पूरी दीवार में लाकर इस बस को मारा गया। ये तस्वीर देखिए आप, और ये सीधी पहले थाने के गेट तक लाए गए और थाने के गेट पर लाने के बाद जब उपद्रवी इस बस को थाने के बीच में लाकर नहीं मार पाए तो उन्हें सीधी इस थाने की 4 दीवारी में भिड़ाया, पूरी 4 दीवारी गिरा दी। हालांकि ये बस इस साइबर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पाई जहां ये आप कर्मचारियों को बैठे हुए देख रहे हैं। ये साइबर क्राइम थाने का गेट है, इस गेट तक ये नहीं पहुंची बस, लेकिन नुकसान इस साइबर थाने को भी पहुंचाना था, इसीलिए ये बस यहां लाई गई।
अब बड़ा सवाल यह है कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को टारगेट क्यों बनाया गया होगा, क्योंकि मेवात साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत बड़ी हब है। आज हमारे कई साथी नूह में मौजूद थे। सुबह से शाम तक कई रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी। अब इस घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। यकायक तनाव कैसे बढ़ा, हिंसा कब शुरू हुई और हालात हाथ से बाहर कब चले गए। शोभा यात्रा निकल रही थी और वहां उपद्रवी पहुंचे, पथराव किया, गोलियां चलाई और सभी गाड़ियों को, एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। जहां तक आप जब तक जो है आप चलते जाएंगे 200 मीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ सड़क के दोनों तरफ जो है वो जली हुई गाड़ियां ही दिखाई देंगी। देखिए अंबार नजर आएगा, एक दो नहीं, यहाँ पर 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मेन रोड पर जो दुकानें थी, जो घर बने हुए थे, उन सबको निशाना बनाया गया। सामने आप देखिए एक स्कूटी आपको पूरी तरह जली हुई दिखाई देगी, जो दुकान है वो जली हुई दिखाई देगी। सनक का एक लम्हा बरसों के अमन पर कैसे भारी पड़ जाता है। पागलपन का एक पल जिंदगी को कैसे धुआं धुआं कर जाता है। हंसती खेलती जिंदगी कैसे खौफ की बेड़ियों में कैद हो जाती है, ये हरियाणा के नूह और गुरुग्राम से पूछिए। हरियाणा में दो समुदायों के बीच खून खराबे, आगजनी और लूटमार की आग 31 जुलाई को भड़की। शुरुआत नूह की एक धार्मिक यात्रा पर हमले से हुई। 31 जुलाई यानी सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ब्रज मंडल यात्रा निकाली। इसमें शामिल लोगों ने पहले नूह में नलहड़ के नलहरेश्वर शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद यात्रा को बडकरी चौक से होते हुए फिरोजपुर झिरका के पांडवकालीन शिव मंदिर और पुन्हाना में सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर तक जाना था। लेकिन यात्रा मंदिर से निकलकर 500 मीटर दूर बडकरी चौक पर पहुंची ही थी कि दंगाइयों ने पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियों में आग लगाने लगे, हालात बिगड़े तो कुछ लोग जान बचाने के लिए मंदिर लौट गए। इसके बाद दंगाइयों ने मंदिर पर फायरिंग कर दी। जलाभिषेक यात्रा भी शुरू ही हुई थी, मंदिर से करीब 500 मीटर आगे पहुंची थी कि तभी उपद्रवियों ने जो यात्रा थी उसके ऊपर हमला कर दिया। जो पत्थरबाज थे वो बंदूकों के साथ इन पहाड़ियों के ऊपर छिपे हुए थे और जब जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर किसी तरीके से इस प्रांगण में पहुंचे, अपनी जान बचाने के लिए इन कमरों के अंदर छुप गए। तब चश्मदीदों का ये दावा है कि इन पहाड़ियों से जो गोलियां हैं वो चलानी शुरू कर दी उपद्रवियों ने। मंदिर में फंसे लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन नफरत की आग तब तक गुरुग्राम को चपेट में ले चुकी थी। शाम करीब 6 बजे के आसपास सोहना में हिंसा शुरू हो गई। दुकानों को निशाना बनाया गया। सोहना बाईपास पर गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार दिखाई दी। रोड की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर जगह जगह आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। जो ठेले बंद भी थे, जो दुकानें बंद भी थी, जिनका शटर भी डाउन था, उन्हें निशाना बनाया गया, आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस होने के बावजूद उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल कि आखिर जब नूह में धार्मिक टेंशन चल रही थी तो आखिर यहाँ पर पुलिस और अलर्ट क्यों नहीं हुई, क्यों नौबत आई कि इस तरह की तस्वीरें हमें नूह के बाद सोहना रोड से भी देखने को मिली है। रास्ते साफ हो जाएंगे, आग और धुएं की कालिक भी मिट जाएगी। असली सवाल तो दिलों को लगे जख्म का है। ये भर भी गए तो ये टीस लंबे समय तक बाकी रहेगी। अरावली की पहाड़ियों के बीच ये है शिव का वो पौराणिक मंदिर जिसकी दंत कथा के मुताबिक कहानी जुड़ी हुई है पांडव काल से, यानी पांडवों के वनवास के दौरान ये मंदिर बनाया गया था। और यहाँ पर एक पवित्र शिवलिंग है जिसका कि अभिषेक किया जाता है और यहीं से शोभा यात्रा का शुभारंभ होता है। तो जो नूह की हिंसा की शुरुआत हुई वो इस मंदिर की चौखट से ही हो गई। कल इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहीं से ही शोभा यात्रा रवाना हुई और इससे थोड़ा सा पहले का वक्त था
दिन चढ़ा हुआ था, धूप खिली हुई थी और तकरीबन 2,500-3 हज़ार श्रद्धालु शोभा यात्रा की शक्ल में यहाँ से आगे बढ़े। अब वो शोभा यात्रा जानी कहाँ थी? शोभा यात्रा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, यानी जहाँ अरावली की पहाड़ियों में मैं खड़ा हूँ वो नूह होते हुए श्रृंगार गांव पड़ता है 45 किलोमीटर, वहाँ पर जानी थी और वहाँ उसका समापन होना था। लेकिन जैसे ही यहाँ से शोभा यात्रा तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी, हिंसा शुरू हो गई, गाड़ियों में आग लगाई गई। कुछ लोग शोभा यात्रा से भागकर वापस अंदर आए और उन्होंने अपने आप को इस मंदिर के गेट के अंदर कर लिया ताकि वो सुरक्षित रह पाए। लेकिन जो नूह की तरफ आगे बाजार की तरफ थे, वहां पर पहले से ही जिस तरह से प्री प्लान्ड तरीके से पता होता है कि घटना को अंजाम देना है, भीड़ पर हमला करना है, हिंसा करनी है, बाजार में काफी लोग जमा थे और वहां पर भी हिंसा का दौर शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? देखते ही देखते तकरीबन 80 से 100 गाड़ियां अगले 5-7 किलोमीटर के इलाके में जला दी गई। हुआ क्या कि एक फेसबुक पर पोस्ट डाला गया और पोस्ट ये डाला गया था कि गौरक्षक दल का मोनू मनेसर इस पूरी शोभा यात्रा में शरीक होगा। बस यहीं से जो है वो ट्रिगर यही था कि मोनू मनेसर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और ये जानबूझकर किया गया है। इसी को लेकर या इसी भ्रम में, इसी शक में, इसी पोस्ट के कारण जो है वो दोनों समुदायों के बीच में आपस में आगजनी और तोड़फोड़ का दौर शुरू हुआ। पुलिस के 2 होमगार्ड जवान इस पूरी हिंसा में शहीद हुए, वो उनकी जान चली गई और 10 पुलिस ऑफिसर जिनमें कि डीएसपी, डीसीपी, एसएचओज, इंस्पेक्टर, ये तमाम लोग जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा और असल वजह यह है कि उन्होंने क्या महसूस किया, किस तरह से वो प्रभावित हुए, किन लोगों को क्या नुकसान हुआ। इन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए आज हमारी टीम पूरा दिन यहाँ पर नूह में मौजूद थी। उन प्रभावित लोगों के पास जब हम गए तो उन्होंने जो कुछ बताया, अब उनकी एक सारी तफसील से बातचीत सुनते हैं। ये हिंसा के वो निशान हैं जिसने देश में सियासी उबाल ला दिया है, लेकिन जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। उस मंजर को बताते हुए लोगों की आंखें भर आती हैं, वहीं सुनने वालों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। नोएडा की रहने वाली गीता गुर्जर भी शोभा यात्रा में शामिल होने नूह के शिव मंदिर गई थी। वो बताती हैं, जब हिंसा हुई तब वो शिव मंदिर में ही थी। बाहर गोलियां चल रही थी, अंदर लोगों की चीखें निकल रही थी। ये लोग कहते हैं शोभा यात्रा को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्सनल लोग गए थे उनको भी टारगेट किया। जो ऊपर से पहाड़ियों से उल्टी दिशा में हमारे पर सर से कान से गोलियां हमारे खुद जा रही हैं। कितने लोग उस दौरान वहाँ पर फंसे रहे होंगे? 4000 मैं कंफर्म कह रही हूँ, 4000 से ऊपर ही लोग होंगे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी, 2-2.5 घंटे उसी रूम में हम लोग खड़े हैं। उसी रूम में लेडी से टॉयलेट करने को हमारे सामने मजबूर हो गई थी। भाई वहीं खड़े थे, बच्चे वहीं खड़े थे। घंटे बाद हमारे गले तक सूख गए थे, हमने टॉयलेट का पानी पिया है। हिंसा के एक और चश्मदीद से हमारे संवाददाता वरुण जैन ने बात की। उन्होंने बताया कि पहले एक समुदाय की बस को टारगेट किया गया, आगजनी हुई और फिर मंदिर को बाहर से घेर लिया गया। हिंदुओं की जो वहाँ मंदिर में जल चढ़ा के पहली बस गई, उसको ठीक 1 किलोमीटर आगे जला दिया गया। उसके साथ 14-15 गाड़ियों को जला दिया। कुछ भीड़ फिर हिंदुओं की गई, उन्होंने कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई देखा तो भाई उनके बच्चों को उठा के लेके गए हैं। 4 मई से पहाड़ों में से गोलियां चलाई हैं आमने सामने से। किसी भाई के तो जांग पे लगे, किसी भाई के पेट में लगे, एक भाई के माथे पे छू के गई है गोली। अभी एक भाई के सिर फोड़ा है रास्ते में पकड़ के उसको। जो लोग शिव मंदिर में फंसे थे उनमें से कई लोग नफरत वाली उस रात को याद करके सिहर जाते हैं। चश्मदीद का दावा है कि हमलावरों के पास AK-47 थी। पहाड़ी के तीनों ओर से गोली चल रही थी। AK-47 से हमला हुआ है। अगर 5 किलोमीटर मंदिर है, वहाँ से गोली अगर नीचे लग रही है ना। 14 लड़के थे, 14 साल के लड़के थे जो असला चलाने में पूरी तरह से माहिर थे और ये प्लानिंग 6 महीने से पहले की गई थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था। जब हिंसा चरम पर थी, लूटपाट आगजनी हो रही थी, तब पुलिस कहाँ थी?
लोगों को ये शिकायत खाकी सी है। कई लोग पुलिस के लापरवाह रवैये से नाराज दिखे। चश्मदीदों की माने तो हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने पुलिस पर भी गोली चलाने से गुरेज नहीं किया। तीनों ओर से गोलियां चल रही थी, कभी इधर ओर से चलती तो हम भाग के इधर जाते, फिर यहाँ से चलती तो यहाँ। एसपी मैम आई, पुलिस फोर्स आई, हमें लगा उन्होंने कवर फायरिंग मतलब बैक फायरिंग की थी वापस, हमें लगा अब नहीं करेंगे। उन पर भी आधा घंटा तक रुक रुक कर फायरिंग हुई है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब हिंसा भड़की तब वो मंदिर में ही मौजूद थे, लेकिन बाहर हालात कितने बिगड़ चुके थे इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। ऐसी स्थिति जो भी थी, अब मंदिर के अंदर तो कुछ नहीं था, जो भी था मंदिर के बाहर ही था, और इस बारे में हमें जानकारी भी नहीं, क्योंकि हम तो मंदिर के मठ से बाहर आए नहीं, मंदिर के मठ में ही थे और तकरीबन मंदिर में ही रहे। हमारे कैमरे पर दर्द और दहशत की आंखों देखी अभी बाकी थी। चंद घंटे की हिंसा में कई लोगों का सब कुछ खत्म हो गया, संपत्ति को भी कैसे नुकसान हुआ ये भी लोग बताते हैं। भारी तादाद में जब भीड़ आती देखी, हम लोगों ने अपनी दुकानों को अंदर से लॉक करके अपना आप को सेफ करा। हमने इन लोगों को क्या बिगाड़ा था, मेरी गाड़ी को जबरदस्ती इन्होंने तहस नहस कर दिया। आप पत्थर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर मेरी गाड़ी पे इन्होंने मारे हैं। अगर एक पत्थर भी अगर गलती से हम लोग अपनी गाड़ी बचाने के लिए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाए, हम पे लग जाए, हम नहीं जिंदा बच सकते। इंटेलिजेंस की इतनी पहले से रिपोर्ट थी कि यहाँ दंगे हो सकते हैं, दंगे की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई अलर्ट नहीं लिया। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन इतना तो तय है कि मेवात में लोगों को जो जख्म मिला है उसकी टीस कई दिनों तक रहेगी। मेवात में हुई सनसनीखेज वारदात का मुजरिम है कौन, होने कैसे दिया ये सब यहां के लोगों ने और सरकारी अमले ने, चूक कहां हुई? मेवात इलाके में हिंसा भड़काने के आसार पहले से थे और वक्त रहते उस पर कार्रवाई नहीं की गई। गलती सरकार की है जिसने समय पर रहते इंटेलिजेंस हासिल नहीं की, और अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेवात में हिंदू मुस्लिम तनाव काफी समय से है और पहले भी गौरक्षा के मामलों में यहां कत्लो गारत होते रहे हैं। क्या इस हिंसा की वजह ये वीडियो था जो हत्या के मामले के आरोपी मोनू मानेसर ने जारी किया था, जो हिंसक कार्रवाई की तरफ इशारा या उसका जिक्र भर था? इतनी भीड़, इतने पत्थर, इतने हथियार, इतनी लापरवाही, आखिर ये सब हुआ या होने दिया गया? हरियाणा के लोग बताते हैं कि 1991 में मंदिर आंदोलन के वक्त नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। 3 दशक से नूह शांत थी, लेकिन 31 जुलाई को यह शांति भंग हो गई। इलाके के बुजुर्ग कहते हैं कि जो 31 जुलाई को हुआ वैसा भयानक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। 84 में कभी कोई थोड़ी दिक्कत हुई थी, बाकी कोई उसके बाद कोई भी ऐसा माहौल हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी 80 में क्या हुआ भैया, सिखों का जो दंगा हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा बाजार बंद हुआ था, थोड़ा सा 1-2 परिवार थे, यहाँ थोड़ा झगड़ा हुआ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसके अलावा ये सब आप पहली बार देख रहे हैं? हाँ, ये हमने आज फिर वही हिसाब देखा, थोड़ा सा पब्लिक के अंदर रोष है। ये पता नहीं कैसे एकदम क्या हुआ अचानक, मैं तो गुड़गांव गए हो तो आके देखा तो बाजार बंद था। ऐसे एक नहीं कई बयान है। ग्राउंड जीरो से हिंसा पीड़ितों का अंतहीन दर्द हमने महसूस किया। एक दिन में लोगों की दुनिया बदल गई, आशियाने उजड़ गए, पड़ोसी जाने दुश्मन बन गए। सवाल है, मेवात हिंसा का मुजरिम कौन है? गलती समुदायों की है या फिर नेताओं की? लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा जिस सरकार के पास है वो क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस की नाकामी किसके सर जाएगी? ये अरावली की पहाड़ियों के बीच में मंदिर दिख रहा है और इस मंदिर से जहां मैं खड़ा हूं यहां तक का तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है और ये सड़क जो है ये घूमकर इस तरह से पहुंचती है। अब सवाल यह है कि जहां मंदिर है वहां कोई आम आबादी है नहीं, तो क्या ये पहले से तय था कि वहां से शोभा यात्रा निकलेगी और फिर यहां रास्ते में जो ये सड़क दिख रही है जो मंदिर को कनेक्ट करती है, इस सड़क पर गाड़ियां चलाई जानी? या तो ये है कि भीड़ यहां पर एकदम पहुंची कैसे? क्या शोभा यात्रा की भीड़ ने अपनी गाड़ियां खुद जला दी? ये तो हो नहीं सकता। और अगर जलाने वाले कोई दूसरी जगह से आए थे तो वो इतने गैर आबादी वाले इलाके में आ कैसे गए? तो ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच गुरुग्राम हिंसा के 2 वायरल कैरेक्टर को समझना भी जरूरी है। पहला नाम है मोनू मानेसर। मोनू मर्डर के मामले में वांटेड है, फरवरी से फरार है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करता है। एक समुदाय हिंसा के लिए मोनू मानेसर के इस वीडियो को जिम्मेदार बताता है। तो क्या वांटेड मोनू मानेसर 31 जुलाई को नूह में था? क्या मोनू ने ही माहौल बिगाड़ा? ये सवाल हमने खुद मोनू मानेसर से किया। हमारा कोई रोल ही नहीं है। हाँ, ना मतलब ही नहीं। मेवात में आग किसने लगाई? ये सवाल हमने नूह के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान से भी पूछा। मामन खान का पक्ष जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन्होंने मोनू मानेसर को मेवात पहुंचने पर प्याज की तरह छील देने की धमकी दी थी।
अभी हम पाली में हैं, अब निकलेंगे धोस से। फूल तैयार रखना। जीजा आ रहे हैं। जब से ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुए जो हमारे मेवात के लड़के इसने जलाए, लोगों में रिएक्शन पहले से थी। बाकी इन्होंने जो बिट्टू बजरंगी है, इसने वीडियो डाल के और लोगों को भड़का दिया, तो लोगों के दिलों को आहत पहुंची कि इस तरह से ये आ रहे हैं, हमारे को ससुराल बना रहे हैं, साले कह रहे हैं, जीजा कह रहे हैं। तो ये इस तरह से लोगों बड़े दुखित है। मुझे लगता है जहां तक उसी से आहत होकर ये दोनों पक्ष भिड़े हैं। विधायक जी मोनू मानेसर से होते हुए बिट्टू बजरंगी पर चले गए। एक नए किरदार पर वो हिंसा का ठीकरा फोड़ते हैं। एक वायरल वीडियो को गुरुग्राम हिंसा का जिम्मेदार बता रही हैं। ग्रामीण मेवात के नूह में हिंसा रुकी तो शहरी गुड़गांव के इलाकों में उसे पहुंचने में कोई वक्त नहीं लगा ज्यादा। पुलिस को यहां भी हरकत में आने में टाइम लग गया। एक धार्मिक स्थल को आग लगा दी गई। दिन में कई दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ के वीडियो सामने आने लगे। देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक गुरुग्राम में आवाजाही प्रभावित हुई। दिन दहाड़े दुकानें लूटी जा रही हैं। तसल्ली के साथ कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अराजकता फैलाने वालों और दुकान लूटने वालों को पता है कि कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद किसी को खौफ नहीं है। वीडियो गुरुग्राम के बादशाहपुर सोना रोड का है। सरेआम लूट का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। देखिए किस तरह कूलर की दुकान को भीड़ लूटती दिखी। कोई टेम्पो में कूलर रखकर भाग रहा है तो कोई सिर पर ही कूलर लाद कर 9-2-11 हो। सामान निकाल कर ले जा रही है अपने सर पर रख के। जिन्हें सामान लूटने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो उसे सड़क पर पटक कर तोड़ रहे हैं। कुछ लोग दुकानों में घुसकर तकिए, चादर और गद्दे बाहर फेंकते हुए भी रिकॉर्ड हो गए। सोना रोड पे आइए, सोना रोड पे आ जाइए आप। जिस इत्मीनान के साथ ये दुकानें लूटी गई, तोड़फोड़ हुई, उसे देखकर खाकी के इकबाल पर शक होता है। काफी देर तक यूं ही बवाल होता रहा और जब तक पुलिस पहुंची तब तक कई दुकानें लूट चुकी थी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ हिंसक घटनाओं की खबरें आई, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और दुकानों के आसपास पुलिस को इसलिए खड़ा किया गया है ताकि कोई लूटपाट की घटना ना हो पाए। और ये पुलिस की गाड़ियां लगातार इस बाजार पर निगरानी कर रही हैं। और ये सब कुछ हुआ है नूह में हुई हिंसा के बाद। हिंसा की तस्वीरें ऐसी थी कि जिनसे दिल दहल जाए, लेकिन उसके बाद पलवल में, गुड़गांव में, बादशाहपुर में, इन तमाम इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। सोहना रोड के अंबेडकर चौक और बाईपास रोड इलाके में मेन रोड पर अब भी 31 जुलाई के पाप के प्रमाण बिखरे हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात काबू में है, लेकिन सहमी आंखों में अब भी डर कायम है। शटर बंद था जी, ये शटर तोड़ के आग लगाई है जी, पैसे लूट के ले गए जी। दुकान के अंदर पैसे वैसे लूट? 5 लाख रुपए वो ले गए जी। तलवार थी जी उनके पास, बंदूक थी जी। नूह में हुई हिंसा का खूनी अंजाम गुरुग्राम के सेक्टर 57 में दिखाई दिया। एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को रात करीब 12 बजे उन्मादियों ने घेर लिया, आग लगा दी। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगा हुआ है, लेकिन सवाल बरकरार है, इतनी बड़ी साजिश कैसे हो गई? में एक यहाँ पे घटना हुई है जिसमें जो हमारी अंजुम मस्जिद थी, वहाँ पे कुछ मिस्क्रिएंट्स ने आके 50-60 लोगों ने आके कुछ यहाँ पे आगजनी भी करी है और कुछ यहाँ पे गोलीबारी भी करी है। तो उसमें से पुलिस ने एक व्यक्ति की उसमें मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल है, उसमें 2 व्यक्ति सही सलामत है। और उसमें पुलिस ने राउंड अप करा है कुछ लोगों को, उनसे इन्फॉर्मेशन जारी और इन पे FIR दर्ज हो चुकी है। प्रशासन दावा कर रहा है कि हालात काबू में। कई संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है, लेकिन पुलिस के दावे अलग हैं, गुरुग्राम का हाल अलग। ये गुरुग्राम का पटौदी चौक है। कुछ घंटे पहले यहाँ भी बवाल हुआ। मीट मार्केट में लाठी डंडों से लैस होकर भीड़ आई और जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ जो कुछ हुआ दिन के उजाले में हुआ। गुरुग्राम के सेक्टर 67 से तो और भी डराने वाली तस्वीर सामने आई। उन्मादियों की भीड़ ने एक ढाबे को घेरा, आग लगा दी। लपटों में सिर्फ ढाबा ही नहीं जला, शांति और सौहार्द भी स्वाहा हो रहा था।
मैं आपसे कहता हूं ना, पब्लिक इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे ऊपर है। यहां हम वही मुद्दे उठाते हैं जिनका आपसे वास्ता होता है। कल हमने आपको बिहार के शिक्षा मंत्री की खबर दिखाई थी। अपने अफसर से अनबन के चलते मंत्री जी 23 दिन से कोप भवन में थे। आपके चैनल एबीपी न्यूज पर जैसे ही हमने ये खबर दिखाई, तुरंत असर हुआ। 24वें दिन मंत्री जी दफ्तर में हाजिर हो गए और चैम्बर बंद करके फाइलें निपटाने लगे। उनके कमरे के बाहर लोग भी मौजूद थे। मंत्री जी कुछ देर दफ्तर में रुके, फिर अपने घर चले गए। नेताओं को सत्ता जनता सौंपती है, इसलिए वो हिसाब मांगने का हक भी रखती है। हम मांगेंगे ना जनता के लिए हिसाब, ये हमारा फर्ज भी है, काम भी है और शो भी आपका है, तो आपके लिए हिसाब मांगेंगे ना। रूठकर कोई मंत्री काम रोक दे, ये हमारे होते हो नहीं सकता। हिंसा और मंत्री जी के बाद अब आइए लेकर चलता हूं आपको चांद की तरफ। भारतीय वैज्ञानिकों और इसरो यानी भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन ने जो चंद्रयान बनाया है, आइए उसका हाल जान लेते हैं। पता है ना, गई थी चंद्रमा की तरफ उड़ान, वो कहां पहुंचा? वह धरती की कक्षा से निकलकर चांद की तरफ बढ़ गया है। और मेरे आपके साथ साथ सभी भारतीयों के साथ पूरी दुनिया की निगाह अब इस सफर पर लगी है कि कब चंद्रमा के करीब पहुंचेगा हमारा यान। चंद्रयान 3 अब धरती को पीछे छोड़ चंद्रमा को चूमने निकल पड़ा है। आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब रात के करीब 12:15 पर चंद्रयान 3 धरती की कक्षा को पीछे छोड़ चांद की दिशा में कदम बढ़ा दिया। इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट करके दी। यह मिशन चंद्रयान 3 के लिए एक पड़ाव जैसा था, क्योंकि अभी तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में ही चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के हाईवे पर है, जिसका अगला मिशन चंद्रमा है। चंद्रयान अब 5 दिन तक चंद्रमा की हवाई यात्रा करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। इसरो के मुताबिक फिलहाल सब कुछ पूरी प्लानिंग से चल रहा है। 5 अगस्त को चंद्रमा के पहली ऑर्बिट में एंटर करने के बाद चंद्रयान 16 अगस्त तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर होगा, तब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। इसके बाद लैंडर 100/3 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा और फिर 6 दिन बाद 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडर की लैंडिंग होगी। इसके बाद लैंडर रोवर रैम्प से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक वहां रहकर कई प्रयोग करेगा और चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। अगर ये मिशन सफल रहा तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। मंजिल सिर्फ 22 दिन दूर है।